तो दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ टुकड़ों-टुकड़ों में आए और उन्होंने अपने करियर की एस्पिरेशंस के बारे में चर्चा करी और फिर कैसे वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और क्या-क्या लिमिटेशंस होती हैं, चाहे फिर वो मैंने ऑब्ज़र्व किया, चाहे उनकी तरफ से ऑब्ज़र्वेशंस थी अपने करियर के बारे में। तो उस पे डिस्कशन हुआ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया एक 10+2 फ़ॉर्मूला। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, अधिकतर सक्सेसफुल लोग ये 10+2 फ़ॉर्मूला को यूज़ करते हैं और अगर आप एनालाइज़ करेंगे एक जनरल सक्सेसफुल आदमी का करियर, जैसा करियर हम भी एस्पायर होते हैं बनाने के लिए, तो उसने 10+2 फ़ॉर्मूला को यूज़ किया होगा भाई डेफ़िनिटली। तो आज हम चर्चा करेंगे 10+2 फ़ॉर्मूला है क्या? और फिर हम कैसे कर सकते हैं, हम कब कर सकते हैं और कब करना चाहिए? और जब करेंगे तो उससे क्या इम्प्लीकेशंस हमको मिलेंगे, सारी चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे। लेकिन आप देखिए आज 10+2 फ़ॉर्मूला फॉर बीइंग सक्सेसफुल। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल और सक्सेसफुल होने का क्या फॉर्मूला है। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया 10+2 रूल, 10+2 फॉर्मूला। तो आज हम उसी फॉर्मूला की चर्चा करेंगे और एक आईएएस ऑफिसर का करियर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पहुँचता है, कितने सालों में पहुँचता है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक साइंटिस्ट का, एक प्रोफेसर का करियर कहाँ से शुरू होता है और फिर अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, तो उनका करियर कहाँ शुरू होता है, कहाँ पहुँचता है और फिर उसमें लिमिटेशंस क्या हैं और उसकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं दूसरे करियर्स के साथ या जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ। तो उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए वो फ़ॉर्मूला कैसे काम कर सकता है। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि सक्सेसफुल होने की कोई एक स्पेसिफिक डेफ़िनिशन नहीं होती है, अलग-अलग लोगों की परिभाषाओं में अलग-अलग तरीके से सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। लेकिन आज के वीडियो में हम सक्सेसफुल होना मानेंगे कि आपने अपनी मर्ज़ी का काम शुरू कर दिया या आपने अपने मर्ज़ी की कोई नौकरी स्टार्ट कर दी या करियर लॉन्च कर दिया, जो आपका डिज़ायर्ड करियर था या जो टारगेटेड करियर था, वही सक्सेसफुल की डेफ़िनिशन आज के वीडियो के कंटेक्स्ट में। वैसे किसी और दिन चर्चा करेंगे कि एग्ज़ैक्टली सक्सेसफुल होना क्या होता है और क्या उसके अलग-अलग डायमेंशंस हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। लेकिन आज फ़ोकस सिर्फ़ एक करियर स्टार्ट करने तक या एक करियर बनाने तक सक्सेसफुली हम लोगों को क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे और 10+2 रूल को, 10+2 फ़ॉर्मूला को देखने समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 10+2 फ़ॉर्मूला को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ जाके कौन-कौन से स्केल्स होते हैं, क्या हमारे सैलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और कैसे हम लोग करियर में कैटेगराइज़ेशन कर सकते हैं अलग-अलग सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग जाते हैं उनके भी सैलरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, लेकिन वो क्योंकि सिमिलर नहीं रहते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप के नॉर्म्स नहीं है, तो उसको कंपेयर करना मुश्किल है। उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसको किसी और दूसरे तरीके से कंपेयर करेंगे। लेकिन क्योंकि श्योर शॉट है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरीज़ रहती हैं उसको कंपेयर करना, तो इसको एक बार देखते हैं और फिर दूसरी चीज़ों से लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब्स हैं उसको डिवाइड करें, तो हम लोग 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप ए की जॉब्स होती हैं, जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया है, फिर ग्रुप बी की जॉब्स होती हैं जो येलो कलर से डिनोट किया है और फिर जो पिंक कलर से किया है वो ग्रुप सी की जॉब्स हैं। 7th पे कमीशन के हिसाब से जो लेवल्स हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो देखें इसको, समझें कि क्या होता है। 7th सेंट्रल जो पे कमीशन है, तो उसके अनुसार जो लेवल हैं, पे लेवल बनाए गए, एक लेवल से लगभग 18 लेवल तक पे बनाए गए, कहीं-कहीं पे कुछ मिस करते हैं किसी-किसी में, लेकिन 1 से 18 तक पे लेवल्स हैं। अगर 6th पे कमीशन के हिसाब से देखेंगे तो जो 1800 ग्रेड पे पाता था 6 के पे कमीशन में, तो उसको फर्स्ट लेवल में रखा गया और फिर 1900 वाले को सेकंड लेवल में, 2000 ग्रेड पे को थर्ड लेवल में, 2400 ग्रेड पे को फोर्थ लेवल में, 2800 ग्रेड पे को फिफ्थ लेवल में और 4200 ग्रेड पे को सिक्स्थ लेवल में, 4600 वाले को सेवंथ लेवल में, 4800 ग्रेड पे वाले को एट्थ लेवल में और 5400 ग्रेड पे वाले को नाइन्थ लेवल में। और फिर जो हमारे ग्रुप ए के स्केल स्टार्ट होते हैं 5400 से लेके और 12000 ग्रेड पे इनको रखा गया 10 से लेके और 15 आपके जो पे लेवल्स हैं उसमें, और फिर 16, 17, 18 जो हाई इनकम जो एचएजी ग्रुप था, तो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था, उसमें रखा गया। अब जो नया पे कमीशन आया है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो फर्स्ट पे लेवल है वो 18,000 रुपए
पे रहता है, बेसिक 18,000 रुपये। और जो सेकंड है पे लेवल, ये 9,900 है, इसको आप 19,900 पढ़ें, इसमें 1 मिसिंग है तो 1 मैं लगा देता हूँ, 19,900 और फिर 21,700, 25,500, 29,200 और ऐसे करके जब हम लोग 10th पे लेवल में आएंगे ग्रुप ए वाले में, तो वो 56,100 पे स्टार्ट होता है। यानी कि जो ग्रुप ए की पोजीशन है वो 56,100 पे स्टार्ट होती है और फिर 11-12 करके, और ये 2.5 लाख रुपए तक ये पे स्केल चलता है और 2.5 लाख रुपए पे जाके ये सील हो जाता है। 2.25 लाख, 2,05,000, ये 2 लाख से ऊपर वाले जितने भी ग्रेड पे हैं, यहाँ पे ये फिक्स्ड लेवल के पे होते हैं। इस पे कोई इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलता है। डीए मिलता है, डीए जितना बढ़ता है वो मिलता है, लेकिन आपको इंक्रीमेंट कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ जाके ये पे लेवल फिक्स हो जाते हैं। लेकिन 56,100 से लेके और 15th लेवल तक, यानी 1,82,200 तक ये ग्रेड पे आपका जो लेवल है, पे लेवल, ये इंक्रीज होता रहता है। अगर हम आज का डीए देखेंगे तो आज डीए लगभग 46% के आसपास है। अगर हम 46% इसमें सब में ऐड कर देते हैं तो हमको जो फिगर्स मिलेंगी वो 26,280 से लेके और 3,65,280 तक, 65,000 तक की सैलरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इसमें जो लेवल 2 है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें 19,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की बात ये है। अब ग्रुप ए में कौन से लोग आते हैं, ग्रुप बी में कौन से आते हैं, ग्रुप सी में क्या आते हैं, तो इसको थोड़ा समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पे मैट्रिक्स को देखते हुए अब अगर हम सिर्फ ग्रुप ए की चर्चा करते हैं तो ग्रुप ए में लेवल 10 से लेके और लेवल 18 तक है। और लेवल 10 में जो लोग आते हैं वो रहते हैं एसडीएम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट बी, या जो हमारे आर्मी नेवी के ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना करियर। तो लेवल 10 से स्टार्ट हो रहा है और फिर लेवल 11 पे जाके जो एडीएम्स रहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर साइंटिस्ट सी रहते हैं, लेवल 12 पे जाके जो डीएम हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, 13 पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स रहते हैं और फिर डिविजनल कमिश्नर्स आ जाते हैं 13A में, 14 में भी डिविजनल कमिश्नर्स आ जाते हैं और ऐसे करके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी। जो लेवल 17 है ये आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी होते हैं उनकी स्केल रहती है, या फिर जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, तो किसी उसमें चेयरमैन रहते हैं या डायरेक्टर जनरल होते हैं, उनका लेवल रहता है। और चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट सैलरी, जो कि 2.5 लाख रुपए बेसिक फिक्स रहती है। अब इसमें ये आता है कि भाई वैसे तो साइंटिस्ट और इनके जो पे स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है, लेकिन जो पावर्स हैं और पर्क्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जब आप आईएएस की नौकरी में रहते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें आपको बहुत प्रकार के पर्क्स मिलते हैं। तो सैलरी आपको जो कैश के फॉर्म में मिलती है वो तो इतनी ही मिलती है जितनी इस स्क्रीन पे लिखी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे पर्क्स आ जाते हैं। तो ग्रुप ए का स्ट्रक्चर भाई ये है। एंट्री लेवल में आपको बताता हूँ, हर आदमी जो भी ग्रुप ए में एंटर करेगा उसको लेवल 10 में ही एंटर करना पड़ेगा, यानी 5400 प्री रिवाइज्ड या फिर 56,100 से जो स्टार्ट हो रहा है पे, तो उसी ग्रेड पे में हम लोग उसको मानेंगे और यहीं से ये स्टार्ट होता है। अब चलते हैं कि इसमें जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके लिए फिर क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कौन सा ऑफिसर किस पे में आता है। तो फर्स्ट लेवल जो 10 था, 10 लेवल में हमारा 56,100 से स्टार्ट हो गया और इसमें जो हमारे एसडीएम्स आते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट में जो अंडर सेक्रेटरीज आते हैं और सेंट्रल में असिस्टेंट सेक्रेटरी आते हैं, ये डेजिग्नेशन रहते हैं। फिर अगला लेवल है 11 और 11वें लेवल में 67,700 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आएंगे और फिर डिप्टी सेक्रेटरीज आएंगे और अंडर सेक्रेटरीज आएंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो यहाँ पे जो आपका लेवल है वो 1,82,200 पे आके क्लोज हो जाता है। तो 1,82,200 जो होता है ये लेवल 15 होता है, ये लेवल 15 है। तो ये लेवल 15 रहता है 1,82,200 और यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर पे आके जाके ये रुक जाता है। लेकिन अगर हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो ये चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। जो चीफ सेक्रेटरी रहता है स्टेट का वो 225 फिक्स्ड पे रहता है और 2,25,000 फिक्स्ड पे, और वो इक्विवेलेंट है आपका सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिर फाइनल जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, जो चीफ सेक्रेटरी है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो हमारा 2.5 लाख रुपए फिक्स्ड पे जाता है। तो ये पूरा आईएएस ऑफिसर का स्ट्रक्चर्स है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है इसको आप देख सकते हैं, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा और इसमें जो एनालाइज करने वाली चीज है वो ये है कि फर्स्ट लेवल 10 से 11 में जाने के लिए आपको लगेंगे 4 साल, 1 से 4 साल लगेंगे। फिर लेवल 11 से लेवल 12 में जाने के लिए आपको फिर दोबारा लगेंगे 5 से 8 साल। फिर आपको 9 से 12 साल लगेंगे यहाँ पे जाने के लिए। फिर आपको अगले लेवल पे जाने के लिए लगेंगे इतने साल। तो हर बार जब आप आगे बढ़ेंगे तो और लगभग 37 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इस लेवल पे पहुंचते हैं 37 ईयर्स के बाद, तो आप फाइनली ये चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ
कि अधिकतर आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनका करियर लगभग इस लेवल पे आके 144 पे आके क्लोज हो जाता है। ये यहाँ पे अधिकतर वो इसके ऊपर नहीं जा पाते, इससे पहले रिटायर हो जाते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये लेवल 10, 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 13A या 14, तो हम लोग ये अलग अलग लेवल्स हैं, लेवल 12, लेवल 13 और फिर 14। तो लगभग इस पे आके वो करियर उसका बंद हो जाता है। कोई 15 तक पहुंच जाएंगे, उसके आगे सारे लोग एंड तक नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते हैं उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग इसको समझ लें कि आईएएस का स्ट्रक्चर इस टाइप से चलता है। या जो एडमिनिस्ट्रेटिव, आप किसी दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी देख सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स है उसमें अलग अलग होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स है उसमें डिफरेंट स्केल्स होंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एकेडमिक और साइंटिफिक पे स्केल्स हैं, क्योंकि एकेडमिक लेवल इनिशियली जो इवन आईएएस अफसर्स हैं उनसे ज़्यादा रहते हैं, तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेवल 10 में जब हम लोग देखते हैं तो लेवल 10 में आपका साइंटिस्ट बी आता है और उसको 5400 प्री रिवाइज में था और नए में 56,100, वहाँ पे 53,000 समथिंग था, यहाँ पे 56,100 पे आ गया वो। तो इस टाइप से इसका ये स्केल यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम जो ग्रेड पे 6 पे कमीशन का देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो 6,000 है। इनका 54 होता था जो एसडीएम्स थे, आईएएस अफसर्स का या एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स। तो उनसे ज़्यादा ग्रेड पे है असिस्टेंट साइंटिस्ट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का इनिशियल लेवल। और 7th पे कमीशन के हिसाब से भी उसका जो बेसिक है 57,700 है, वो ज़्यादा है उससे। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 5400 ग्रेड पे था, इसका 6,000। वैसे ही यहाँ पे 6600 था और उसका 7,000 है। वैसे ही यहाँ पे 7600 है और उसका साइंटिस्ट वाले कैडर में उसका 8,000। तो यहाँ तक उनके ग्रेड पे ज़्यादा है और इसीलिए जो बेसिक का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे कि लेवल 10, 11, 12 तक आते आते वो अलग अलग लेवल है। लेकिन जब हम लोग आएंगे आपके लेवल 14 पे, यानी कि साइंटिस्ट जी पे जब पहुंचेंगे लेवल 14 यानी 10,000 के ग्रेड पे में, तो यहाँ पे आके सारे लेवल्स बराबर हो जाते हैं। 14 पे आके चाहे फिर वो आईएएस वाला है चाहे फिर वो साइंटिस्ट प्रोफेसर्स का है, तो वो आपका कैटर हो जाता है बराबर। और इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं मिलता। 144-200 पे आके ये इक्वल हो गया। मैं समझता हूँ कि ये आप देख पा रहे होंगे कि 144-200 पे आके ये दोनों इक्वल हो गए। 144-200 यहाँ पे भी है, 144-200 यहाँ पे भी है। अब साइंटिस्ट जो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट रहते हैं उनको 12,000 ग्रेड पे मिलता है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी एक 12,000 ग्रेड का प्रोविजन है, जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जिसको कहते हैं, उसमें 182-200 है। लेकिन इसमें सिर्फ 3% साइंटिस्ट जाते हैं पूरे जितने फ्रेटर्निटी में रहते हैं, या 3% प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी के इस कैडर में रहते हैं, जो किसी किसी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। उसके बाद जो फिर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट है उसका एक लेवल होता है जिसको लेवल 16 में हम लोग गिन रहे हैं, वो 205-400 में आता है। और अगर हम लोग वाइस चांसलर्स में देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे एक 210 का लगभग एक लेवल रहता है अलग से, 2,10,000 का, ये भी फिक्स्ड पे रहता है। और उसके बाद जैसा मैंने बताया सेक्रेटरी जो रहता है वो 225 पे रहता है और यहाँ पे भी 225 पे डायरेक्टर जनरल हो जाता है। तो इस टाइप से ये पोजीशंस का ब्रेकअप है। एकेडमिक और साइंटिफिक में अगर हम लोग देखें तो ऐसा ये सब ग्रुप ए की पोजीशंस हैं। गेजेटेड हो नॉन गेजेटेड हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सारी की सारी ग्रुप ए की पोजीशंस। अब नेक्स्ट लेवल पे अगर हम ग्रुप बी को देखते हैं तो ग्रुप बी का जो स्केल्स हैं वो हमारे 4200 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे तक चले। और इसमें जो डेजिग्नेशंस आ रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे अकाउंट्स ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर साइंटिस्ट ये आते हैं। और फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स ये हमारे 47,600 में आ रहे हैं। 4800 ग्रेड पे में फिर 46 में थोड़े से और नीचे वाले ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ये सब आते हैं। और फिर असिस्टेंट्स और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ये सारे 4200 ग्रेड पे में आते हैं। तो ग्रेड पे को जानना इसलिए ज़रूरी है, ग्रुप को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम एक एंट्री लेवल करते हैं किसी ग्रुप में तो हमारा करियर लगभग लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वहां पे आके रुक जाता है उस ग्रुप पे। आप नेक्स्ट ग्रुप में नहीं शिफ्ट कर सकते हो अनलेस अनटिल आपके डिपार्टमेंट में इस प्रकार का प्रोविजन हो कि आप अलग से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करके नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट ग्रुप में एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपका जो लास्ट लेवल रहता है वहीं तक आप अपने करियर में पहुँचते हैं। ये समझना जरूरी है, इसलिए ये ग्रुप्स अलग अलग बनाए गए। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे और तो यहाँ पे ग्रुप सी आ गया। अब देखिए ग्रुप बी में एंटर करने के दो तरीके, एक जैसे जो सीजीएल एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, उससे आप ग्रुप बी में एंटर कर सकते हैं। और कंबाइंड जो हाई स्कूल लेवल्स एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ग्रुप सी में आप एंटर। ग्रुप सी में आते हैं अटेंडेंट, ऑपरेटर, ड्राइवर, स्टोर कीपर्स, लैब अटेंडेंट, और इनके 18,000 से लेके और ये हमारा 21,000 यहाँ तक लगभग रहते हैं स्केल्स। तो ये हमारा
जो कंबाइंड हाई स्कूल लेवल्स एग्जामिनेशन, और फिर जो इसके हायर एंड पे रहते हैं वो 25,500 29,900 में, ये आप ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से बन सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क्स, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, जूनियर अकाउंटेंट्स, तो इस टाइप की ये पोजीशन रहती हैं। और फिर 4200 में जब आप आ जाएंगे तो असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, तो ये वाले डेजिग्नेशन में आप आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो ग्रुप सी में भर्ती हुआ है वो उसका करियर वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। ग्रुप बी में जो भर्ती हुआ है उसका अपने ग्रुप में लास्ट में आके लगभग करियर एंड हो जाता है, और फिर जो ग्रुप ए वाले हैं उनका भी करियर वैसे ही चलता है। तो इसलिए इस ग्रुप को समझना जरूरी है। अब हम इन सब चीज़ों की चर्चा मैंने क्यों करी, क्योंकि आगे हम लोग जो 10+2 फॉर्मूला है उसमें इसका बड़ा कंटेक्स्ट आने वाला है और उसको हमको समझना है कि वो एग्जैक्टली क्या है। आप इनको देख सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सर्विसेज। ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये अलग अलग सर्विसेज में रहते हैं, लेकिन इनकी इक्विवेलेंस को आप मैच कर सकते हैं। वैसे ही जो डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें भी जो हमारे पे लेवल्स हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें भी रहते हैं, पोस्टल सर्विसेज है उसमें भी रहते हैं। तो मैंने सिर्फ 1-2 एग्जांपल देने की कोशिश करी ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी टाइप की कोई सर्विसेज होती हैं और उसका क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। लेकिन जैसा कि हमने आईएएस वाले में देखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम स्केल था कि कितने साल के बाद आप बनते हो, जो कि अगर एक लेवल से दूसरे लेवल में जाना है तो कितने साल के बाद जाएंगे। यहाँ पे देखिए ईयर्स ऑफ सर्विस, 4 ईयर्स के बाद आप साइंटिस्ट बी से साइंटिस्ट सी बनते हो। फिर और 5 साल लगाओगे तो आप साइंटिस्ट डी बनते हो, यानी 4 और 5 9। फिर और उसके बाद 3 साल लगाते हो साइंटिस्ट एफ बनते हो, और 3 साल लगाते हो साइंटिस्ट जी बनते हो। तो इस टाइप से ये स्केल चलता है, और उसके बाद फिर ये सील हो जाता है। उसके बाद फिर आप आगे नहीं जा पाते हो, इसलिए 144 200 मैंने बताया वो लॉक हो जाता है। उसके आगे बड़े कम जाने का स्कोप है, और अगर है तो फिर वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमको समझना है। वैसे ही आईएएस ऑफिसर्स में भी हमने बताया था कि 1 से 4 साल आप इस लेवल में रहते हैं, फिर 5 से 8 साल जब हो जाएंगे तो इस लेवल में जाएंगे, फिर 9 से 12 साल हो जाएंगे तो इस लेवल में जाएंगे, 13 से 16 साल में इस लेवल में जाएंगे, लाइक वाइज इट गोज। तो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे स्केल्स आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब बात करेंगे 10+2 रूल की। तो भाई 10+2 रूल है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। 10+2 रूल में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये 2 क्या है। 10+2 में सबसे पहले 2 को समझ लेते हैं, 2 क्या है। तो भाई 2 हमारा वो पीरियड दिखा रहा है कि जब हम विद्यार्थी हैं। 2 हमारा कौन सा पीरियड दिखाता है करियर में, व्हेन वी आर स्टूडेंट। और 2 बोलता है कि भाई 2 साल खुद को रगड़ लो, 2 साल इतना मेहनत कर डालो कि आपका करियर लॉन्च हो जाए। अब ये 2 साल आप करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन स्टूडेंट रहते रहते 2 साल इतनी मेहनत करनी कि आपका करियर लॉन्च हो जाए। जिस प्रकार की सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं उस पे आप एंटर कर सकें, उसको क्रैक कर जाए, क्वालिफाई कर जाए। अगर कोई अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें भी जो भी आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, स्किल्स एक्वायर करनी है, सर्टिफिकेशन एक्वायर करनी है, तो आप 2 साल में इतनी मेहनत कर डालें कि आप उसको लॉन्च कर दें। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाह रहे हैं वहाँ पे भी इनिशियली आपको जो भी इनिशियल की क्वालिफिकेशंस हैं वो आप अच्छे से मेहनत करें। गवर्नमेंट सेक्टर में क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जाते हैं तो वहाँ ये ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन 2 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी विद्यार्थी जीवन में। जिस बच्चे ने विद्यार्थी जीवन में 2 साल मेहनत नहीं करी तो फिर वो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत होगी मैं समझाता हूँ। अब पहला एग्जाम्पल आप देखिए, यदि हमारी एज जो है, अगर बच्चे की एज 16 साल 18 साल के आसपास, यानी कि ये 2 साल कब आ गए उसके, ये लगभग 16 साल 18 साल के बीच में आ गए, तो फिर उसका करियर वहाँ से लॉन्च हो जाता है और वो कोई ना कोई एग्जामिनेशन क्रैक कर जाता है। चाहे आईआईटी क्रैक कर जाता है, चाहे एम्स वाला मेडिकल क्रैक कर जाता है, क्या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर जाता है, एनडीए क्वालिफाई कर जाता है। तो इस टाइप से जो आपके एग्जामिनेशन है वो क्रैक हो जाएंगे अगर आपने वही 16 17 18 साल की एज तक 2 साल रगड़ के मेहनत कर ली। तो जिस बच्चे ने स्कूल टाइम में मेहनत कर ली उसका करियर लॉन्च कर गया और उसने कोई ना कोई एग्जामिनेशन क्रैक कर गया, आगे का जीवन सुंदर हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और फिर वो कहाँ पहुंच जाता है, अगर उसने अच्छे एग्जाम क्रैक कर दिए तो जैसा मैंने कहा ये ग्रुप ए का लेवल है। यहाँ पे ग्रुप ए, हम सबसे ऊपर ग्रुप ए को ले रहे हैं कि वो ग्रुप ए की जो एंट्री लेवल पोजीशंस हैं, यानी लेवल 10 में, ये लेवल 10 में पहुंच जाएगा इजीली। किसी भी सर्विसेज में जाए वो अलग बात है, लेकिन लेवल 10 की सर्विस को क्रैक कर देता है। अगर वो अभी ना करे तो फिर कब करे, यानी कि जब वो ग्रेजुएशन में चला जाएगा। अब वो लगभग 20-22 साल उसकी एज है, 22-23 20-22-23 साल की एज है, और अगर इस स्टेज में मेहनत कर गया, यानी कॉलेज टाइम में, अभी भी वो स्टूडेंट ही है, अगर वो कॉलेज टाइम में मेहनत कर गया तो भी उसका करियर लॉन्च कर जाएगा। भाई वो एनडीए नहीं क्वालिफाई कर लेगा तो सीडीएस क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन फिर भी वहीं पहुंच जाएगा। या अगर 12th के बाद के एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाया तो ग्रेजुएशन के बाद उसने कोई एग्जाम क्रैक कर दिया, कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर दिया, तो इस टाइप से उसने मेहनत कर ली और विद्यार्थी जीवन रहते रहते उसने ये मेहनत कर ली।
अगर उसने अभी भी नहीं करी मेहनत, तो फिर एक बार फिर मौका मिलेगा उसको 2 साल भाई ग्रेजुएशन के बाद भी, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन करते-करते कर लो, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल लोग ड्रॉप करके तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई और एग्ज़ाम क्रैक करने की तैयारी करते हैं। तो तब भी एक मौका मिलता है जब हम लोग 25 साल से कम-कम उम्र में रहते हैं, तो एक मौका कुछ बच्चे यहाँ पे अवेल करते हैं, ये वाले 2 साल। ये 2 साल है हमारे आफ्टर ग्रेजुएशन वाले 2 साल। तो फर्स्ट वाले 2 साल बिफोर ग्रेजुएशन यानी स्कूलिंग के टाइम के 2 साल, और फिर हम कोई ना कोई वहीं से एग्ज़ाम आईआईटी या एम्स या कोई एनडीए इस टाइप का एग्ज़ामिनेशन क्रैक करते हैं, जिसमें आपका करियर डेफ़िनिटली अच्छा बन जाएगा। उसके बाद वाले 2 साल ग्रेजुएशन के दौरान जो हमने किया, जिसके बाद हम कोई ग्रेजुएशन के बाद की सर्विसेज़ को क्रैक कर जाएँगे और वहाँ पे अच्छा करियर बन जाएगा। और फिर अगर हम ड्रॉप करते हैं, उसके बाद बैठ के तैयारी करते हैं, फिर भी अगर हम मेहनत कर लें, तो भी एक मौका मिलेगा यहाँ जाने का, और इस टाइप से आप इस लेवल तक, जो हमारा ग्रुप ए का टारगेट है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी रगड़ के। अब उस रगड़ के मेहनत करने का मतलब ये है कि आप अपना सब कुछ भूल जाएँ और सब प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से परे हो जाएँ और फिर मेहनत करें, तो देन दैट विल बी 2 इयर्स ऑफ वेरी, वेरी हार्ड वर्क एंड इट विल टेक यू टू द अल्टीमेट सक्सेस। लेकिन 2 साल में स्कूल में मेहनत कर दी तो आईआईटी कर लिया, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, एनडीए कर लिया, डिफेंस ऑफिसर्स बन गए। कॉलेज के टाइम में कर लिया तो इंजीनियरिंग सर्विसेज जॉइन कर ली, आईएएस, आईपीएस जॉइन कर लिया, यूपीएससी, सीडीएस क्लियर कर लिया। अगर कॉलेज के बाद भी किया तो भी यूपीएससी कर ली, आईएएस, आईपीएस, साइंटिफिक सर्विसेज जॉइन कर ली, सीएसआईआर, आईसीआर, आईसीएमआर, कुछ सर्विसेज इस टाइप की सेंट्रल गवर्नमेंट की सुंदर सर्विसेज जॉइन कर ली। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर हम ये 2 साल डेडिकेट करते हैं स्टूडेंट लाइफ। तो 2 साल स्टूडेंट लाइफ के बहुत ज़रूरी हैं अगर करियर को लॉन्च करना है और हम ग्रुप ए की सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। अब इसका थोड़ा-सा और गणित समझ लेते हैं कि क्या होता है। शुरू में जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना बढ़िया। अब फर्ज़ किया कोई बच्चा, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे 2 साल का स्लॉट लेता है और ये 18-20 साल के सेक्शन में शुरू कर देता है और यहाँ से उसको लॉन्च मिल जाता है 20 साल से पहले। तो यहाँ से उसको लॉन्च मिला और ये अल्टीमेटली उस टारगेट तक पहुँच गया। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा, जो यहाँ पे जिसने लॉन्च नहीं लिया, वो यहाँ लॉन्च लेता है, यानी कि 22-23 साल की उम्र से वो ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी करता है उन 2 सालों की, तो भी उसको लॉन्च तो मिल गया, लेकिन अब उसका थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। अब इसका बड़ा सरल एग्ज़ाम्पल समझने का है कि आप देखिए एनडीए सर्विसेज़ वाले भी जाते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी, और सीडीएस वाले भी जाते हैं। तो जो एनडीए वाले बच्चे होते हैं, उनके आगे पहुँचने के ज़्यादा चांसेज़ रहते हैं। सीडीएस वालों के कम चांसेज़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि एनडीए वालों को 3-4 साल ज़्यादा मिल जाते हैं अपनी सर्विस में। तो उनका करियर आगे तक जाता है। तो जैसे-जैसे आप वो 2 साल आगे बढ़ाते जाएँगे, आपके लिए हाइट तक पहुँचना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बड़ा स्टीप होता जा रहा है। उसके बाद आप यूपीएससी में आइए। अगर यूपीएससी करते-करते आप 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तो फिर मैंने आपको बताया था चीफ सेक्रेटरी कब बनेंगे? आप 37 साल की नौकरी के बाद बनेंगे। तो 60 साल में तो रिटायर हो जाएँगे। तो चीफ सेक्रेटरी कब बनेंगे? बन ही नहीं पाएँगे। अगर कोई बच्चा 30 साल, 32 साल या 27-28 साल तक अगर वो तैयारी करता रहेगा, उसके बाद अगर वो स्टार्ट करता है, तो उस लेवल तक तो पहुँच ही नहीं सकता है। तो ये हमको समझना है। फिर चाहे आप डायरेक्ट सिलेक्शन में हो, चाहे किसी आप रिजर्वेशंस में आते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जितना ये एंगल स्टीप होता जाएगा, उतना आपको अल्टीमेट सर्विसेज तक पहुँचने का काम डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपको समय नहीं रहेगा। आप ऑलरेडी यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते 22 साल, 24 साल, 25 साल के हो गए। ये 18 साल का बच्चा था यहाँ, फिर वो 20-22 साल का था, फिर वो 25 साल, 26 साल का हो गया। तो जैसे-जैसे उम्र आगे बढ़ेगी, ये डिफ़िकल्ट होता जाएगा भाई। और फिर अगर आप सोचेंगे कि भई मैं 30-35 साल में करता हूँ, तो भई ये तो संभव नहीं है। 30-35 साल में आप कोई शुरू करेंगे और फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आप फिर ग्रुप ए की सर्विसेज तक पहुँच पाएँगे या उस करियर तक पहुँच जाएँगे, तो पॉसिबल ही आपके पास टाइम ही नहीं है। ऑलरेडी आप 35 साल के हो चुके हो, कब शुरू करोगे? तो ये मानना ज़रूरी है कि विद्यार्थी जीवन रहते-रहते वो 2 साल आपको देने हैं भाई। अगर आप नहीं देते हैं, तो आप फिर उस लेवल तक तो नहीं पहुँच पाएँगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर होता क्या है फिर? जब हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर? तब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो जो बच्चा आपने देखा होगा, अगर उसके 30-35 साल निकल गए, 28 साल, 32 साल, 30 साल हो गया, तो वो एक लेवल कम कर देता है। वो बोलता है चलो ठीक है यार, ग्रुप बी में ही एडजस्ट कर लेते हैं। कहीं न कहीं ग्रुप बी में भी लग जाए, नौकरी लग जानी चाहिए, नौकरी लग गई तो ग्रुप बी में एडजस्ट कर। जो यहाँ भी नहीं कर पाता है, वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बेचारा ग्रुप सी में भी जॉइन कर लेता है। चलो फिर नौकरी तो करनी है, बड़ा मुश्किल है, तो ग्रुप सी में जॉइन कर लेता है। और जो वो ग्रुप सी भी नहीं करता, फिर वो कुछ भी करता है, फिर तो रोटी कमानी है उसको, फिर वो कुछ भी करेगा। ही विल डू एनीथिंग। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 साल को आप आइडेंटिफ़ाई करिए स्टूडेंट रहते-रहते। अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में आइडेंटिफ़ाई करिए 2 साल, ताकि आपके करियर को एक पुश मिल सके, एक लॉन्च मिल सके। अगर आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, तो कॉलेज में उन 2 सालों को निकालिए, जो आपको रगड़ के मेहनत करने वाले 2 साल हैं, जो आपके करियर को शेप कर देंगे।
अगर आप कॉलेज कर चुके हैं तो भी अभी भी निकाल दीजिए 2 साल। लेकिन अगर भाई आप 28-30 साल को अप्रोच कर रहे हैं तो फिर वो 2 साल निकालना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और फिर आपका वैसा लॉन्च आपको नहीं मिलने वाला है। बड़ा कम चांस है कि आपको उस टाइप का लॉन्च मिलेगा। ये आप बात जान लीजिए। और अगर किसी को मिल भी जाएगा तो फिर वो अल्टीमेटली उस हाइट तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पे एक यंग लड़का अगर जो जॉइन करता है वो पहुँच सकता है। वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि टाइम बीत रहा है। जो आगे के स्केल्स हैं वो टाइम के हिसाब से चलते हैं और फिर सब लोग एक लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये हमको समझना ज़रूरी है। हमने अभी स्केल्स में भी ये चीज़ पढ़ी। अब आता है कि भई फिर 10 क्या है इस रूल में? 2 तो हमने देख लिया कि 2 साल बताइए। अब 10 क्या है? 10 ये है कि यदि आपको स्टार्ट तो मिल गया 2 साल की वजह से, लेकिन उसके बाद आपको 10 साल रगड़ के मेहनत करनी है नौकरी में, करियर में, अपने बिज़नेस में, अगर आप कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। क्यों नहीं होता है कि सारे के सारे ग्रुप ए में जॉइन करने वाले या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉइन करने वाले सेम लेवल के डेज़िग्नेशन तक पहुँच पाते हैं? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो उसी लेवल की मेहनत नहीं करते हैं, सब के सब इस लेवल की मेहनत नहीं करते। तो 10 साल करियर के स्टार्ट में ये मेरा आपको सजेशन है, आप रगड़ के मेहनत करिए भाई, तो उसके बाद जीवन सरल हो जाएगा, उसके बाद मज़े-मज़े, आनंद है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर वो 10 साल मेहनत नहीं करी, तो ना तो आप वहाँ तक पहुँच पाएँगे और फिर आप समहाउ डूइंग, समहाउ मूविंग अहेड ऐसे वाले करियर में रहेंगे तो देन दैट इज नॉट डिजायरेबल. Why don't all IS officers become chief secretary? Why don't all NDA cadets become chief of defense staff? ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं क्योंकि स्टार्ट तो सबने वहीं किया तो फिर क्या हुआ ऐसा. तो कुछ ना कुछ सर्विसेज में ऐसा हुआ होगा और वो इनिशियली 10 ईयर्स बड़े मैटर करते हैं. ये मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ. हाँ, ये जरूर होता है जैसे मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ तो किसी के 1.5 हो जाए, किसी के 2.5 हो जाए. वैसे ही 10 साल की बात कर रहा हूँ किसी के 8 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए ऐसा. बट अप्रोक्सीमेटली दैट शुड बी ए वेरी बिग स्पैन. और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 10 साल का इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाता है कि कोई भी सपोज कोई बिजनेस है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस 10 साल चला दिया ना, इसका मतलब वो सक्सेसफुल है. बिजनेस वो उसने चला दिया, बढ़िया, वो चल रहा है फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं. अगर बंद होना होगा तो 10 साल से पहले ही बंद हो जाएगा. 40% बिजनेस पहले साल में बंद हो जाते हैं, फिर 10-15 और दूसरे साल में हो जाते हैं. 5 साल आते आते 60-70% बिजनेस बंद हो जाते हैं. 10 साल तक तो 10-12-15% ही बिजनेसेस पहुंचते हैं. तो जो बिजनेस 10 साल चला गया इसका मतलब वो सक्सेसफुल था, उसने बहुत अच्छा काम किया. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वैसे ही 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे फिर वो प्राइवेट अपना बिजनेस है, कोई भी किसी प्रकार का काम है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सारे साइंटिस्ट प्रोफेसर एचएजी लेवल तक नहीं पहुंचते. क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि वही चक्कर है, 10 साल वाला फॉर्मूला. सारे बिजनेसेस बड़ी हाइट अटेन नहीं कर पाते, वही 10 साल वाला फॉर्मूला है. तो ये हमको समझना बड़ा जरूरी है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 10 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क मतलब रगड़ लो उसको, रगड़ लो. जिसने रगड़ लिया उसने बहुत कुछ कर लिया. जब रगड़ा नहीं खुद को तो फिर बड़ा दिक्कत है. हार्ड वर्क मतलब रगड़ना. तो 10+2 रूल फिर क्या हुआ कि भाई 2 साल विद्यार्थी जीवन में आप रगड़ लो खुद को और उसके बाद 10 साल आप अर्लियर करियर में रगड़ लो तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे. जो भी करियर आपने जैसा भी स्टार्ट किया है वहाँ पे आप अपने डेजिग्नेशन तक पहुँच जाओगे. जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक आपको पहुँचने से कोई रोक नहीं पाएगा. लार्जली आप वहाँ तक पहुँच पाओगे, ऐसा मैं समझता हूँ. और ये आप किसी की भी लाइफ को एनालाइज़ कर लीजिए, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति होगा, उसके आपको वो 2 साल भी मिल जाएँगे स्कूल के और कॉलेज के करियर के और बाद के 10 साल की मेहनत भी मिल जाएगी. आप किसी को पकड़ लीजिए, चाहे वो बिज़नेसमैन था, उसको देख लीजिए, चाहे वो कोई साइंटिस्ट प्रोफ़ेसर था, उसको देख लीजिए, जो आज किसी न किसी बड़ी पोज़ीशन पे पहुँचे होंगे, डीजी की पोज़ीशन में, या फिर कोई और आईएएस ऑफ़िसर्स हैं, उनको देख लीजिए. सारे आईएएस ऑफ़िसर्स एक जैसे नहीं होते, सारे आईआईटीएन्स एक जैसे नहीं होते हैं, सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते हैं, सारे प्रोफ़ेसर्स एक जैसे नहीं होते हैं. तो उनके करियर में भी डिफरेंशिएशंस होते हैं. वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं, वो पहले 2 साल और बाद के 10 साल में फ़र्क होता है, इसलिए फिर अल्टीमेट जहाँ पे वो पहुँचते हैं उसमें भी फ़र्क रहता है. लेकिन अब ये 10 साल जो हमने और 2 साल और 10 साल बोला, इसका हार्ड वर्क होता क्या है? व्हाट डज़ हार्ड वर्क मीन? तो करना क्या है ये आप जान लीजिए. मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ. करनी बड़ी मुश्किल है भाई, लेकिन करनी तो आपको पड़ेगी. कोई और नहीं आएगा आपका करियर बदलने, ना ही कोई और आपका करियर एन्जॉय करेगा. आप अगर मेहनत करोगे, आपका करियर बनेगा, आप उसको एन्जॉय करोगे, कोई दूसरा नहीं एन्जॉय करेगा. इसलिए जो भी मेहनत है हार्ड वर्क आपको करनी पड़ेगी. हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ. हार्ड वर्क का मतलब है टू लिव फॉर इट. 2 साल अगर आप दे रहे हो तो ये सोचो कि मेरा जीना बस यही है, मैं इसी चीज़ के लिए जी रहा हूँ. इसके अलावा मेरा और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं. तो आपको उठते, बैठते, सोते, नहाते, खाते, पीते बस वही समझ में आना चाहिए जो चीज़ आप करना चाहते हो. तो दैट इज़ व्हाट इज़ टू लिव फॉर इट. तो 2 साल के लिए टू लिव फॉर इट, लिव फॉर योर करियर, लिव फॉर योर फ्यूचर. 2 साल के लिए आप ऐसा करिए, सब कुछ भूल जाइए.
नो डिस्ट्रैक्शंस, किसी प्रकार की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए उन 2 सालों में। डिस्ट्रैक्शन किससे होती है? सबसे ज़्यादा फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होती है। सोशल मीडिया तो आजकल डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है ही, दुनिया भर की चीज़ें जो है अननेसेसरी। सोशल मीडिया से दूर रहो, फ़ोन से दूर रहो, दोस्तों से भी दूर रहो, रिश्तेदारों से भी दूर रहो। क्या करना? 2 साल कट ऑफ हो जाओ, कोई बात नहीं। बस मिनिमम जितना पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन। मैक्सिमम आप अपने में मगन रहो, जो आपको टारगेट है उसी में रहिए। हॉबीज़ इंटरेस्ट भी छोड़ दो, कुछ देर के लिए क्या करना, हॉबी करनी। 2 साल जो आपको टारगेट अगर आप कर रहे हैं करियर को, हॉबी अपने आप होती रहेगी। हॉबी तो तब होती है जब टाइम फ्री होता है। तो 2 साल डेडिकेशन से कर लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें संभव हो जाएँगी। अब इनको कैसे करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को रोकना है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था डिस्ट्रैक्शन पे, आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा उसका। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको कभी न कभी दोबारा आऊँगा कुछ अच्छे कंटेंट के साथ कि आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं शॉर्ट तरीकों के साथ। एक और काम करिएगा, टाइमलाइन फिक्स करना है जो। हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी सोच लेते हैं कि यार चलो मेरे को ये काम करना है, लेकिन कब करना है, कितने दिनों के अंदर करना है, कैसे करना है, क्या टाइमलाइन रहेगी, वो हम नहीं डिसाइड करते। तो जब डिसाइड ही नहीं करते तो कभी फिर पहुँच ही नहीं पाते वहाँ तक। तो ये फ़ॉर्मूला अगर आप अपनाएँगे, आप 2 काम करिए, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफ़ को एनालाइज़ कर लीजिए, आपको 10+2 का रोल मिल जाएगा। और फिर अपने लिए कैसे करना है, तो ये भी डिसाइड कर लीजिए। तो दोनों ही बातें हैं। आप मेरे बोलने में मत जाइए, आप खुद ही एनालिसिस करो कि यार क्या इस आदमी ने पढ़ने के टाइम में विद्यार्थी जीवन में मेहनत करी होगी, अच्छा रहा होगा? हाँ, डेफ़िनिटली मिल जाएगा, अच्छा रहा होगा। कहीं न कहीं तो उसने मेहनत करी होगी। और क्या फिर उसने करियर में आने के बाद भी मेहनत करी होगी? डेफ़िनिटली मेहनत करी होगी, तभी वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि सक्सेस का मतलब यहाँ पे हम लोग करियर लॉन्च को ले लें इनिशियली, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ देयर। बट ultimately there may be a number of ways in which we can define success, so that we can discuss on some other day. आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आप 10+2 रूल को समझें। अगर आपको ये 10+2 रूल अच्छा लगा होगा तो आप मेरे को डेफिनेटली कमेंट में लिखना, और इसके बारे में और भी कुछ डिस्कस करना होगा वो भी लिखना। मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। और आप इसको डेफिनेटली लेकिन ट्राई ज़रूर करिए, ये काम करता है भाई। उसके बाद आप मेरे को बताएँगे कि हाँ साहब हमारे यहाँ काम किया, लेकिन आप ट्राई करो, और नुकसान तो कुछ नहीं है ट्राई करने में, तो कम से कम ट्राई करेंगे तो ये भी आपके लिए भी सक्सेसफुल होगा। दूसरों की लाइफ़ एनालाइज़ करो और खुद अपने लिए ट्राई करो। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का कंटेंट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसमें कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ और डिस्कस करना है तो आप डेफ़िनिटली डिस्कस कर सकते हैं। मेरे को ये समझ में आता है कि ये फ़ॉर्मूला काम करता है, और मैं समझता हूँ आपको भी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको तो आपके इसमें भी काम करेगा। किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं फिर दोबारा आऊँगा डिस्कशंस लेके, और आज के इस टॉपिक को यहीं क्लोज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी हो गया, और मैं समझता हूँ जिसको समझ में आना होगा उसको आ गया होगा, जिसको नहीं आना होगा तो फिर वो किसी और तरीके से समझेगा या किसी और से समझेगा। तो बहुत शुभकामनाओं के साथ एक अच्छे करियर के लिए आपके, और आज के वीडियो को यहीं क्लोज़ करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।